स्क्रीन विजिबल है? ओके, थैंक यू। आज का टॉपिक है पांडास, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स हमने मिस किए, मतलब पेंडिंग रखे थे, एक डॉट प्रोडक्ट और स्लाइसिंग का। ठीक है, उन दोनों पॉइंट को कवर करेंगे, एक एक्सरसाइज भी है उसको सॉल्व करेंगे, देन पांडास को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे कल हमने जो नमपाई को कवर किया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इतने सारे फंक्शंस, अरे क्रिएशन और अरे के कैलकुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मतलब मैट्रिक्स कैलकुलेशन। अगर आपको पता होगा, मैट्रिक्स कैलकुलेशन रो इनटू कॉलम के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, उसके कैलकुलेशन के लिए हमें चाहिए दो मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्रिएट करके लेंगे, जैसे कि हम पहले लेंगे ए। अब देखिए मैट्रिक्स मैन्युअली क्रिएट करेंगे, np डॉट। अभी np चाहिए तो इंपोर्ट करना होगा numpy को, करेक्ट, एज np। ठीक है, देखिए ए में एक मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे, बी में एक मैट्रिक्स करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे? np डॉट अरे, सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ए वेरिएबल में स्टोर किया है। नेक्स्ट और एक मैट्रिक्स यहाँ पे क्रिएट करके लेंगे, बी वेरिएबल में स्टोर करेंगे, जिसे हम 5 6 7 8, ठीक है, ब्रैकेट बी। ठीक है, मेरे पास दो मैट्रिक्स है, देखिए ए और बी। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं पहले आपको सिंपल कैलकुलेशन दिखाता हूँ, अर्थमेटिक कैलकुलेशन। जैसे कि मेरे पास एक सिंपल एक मैट्रिक्स है, जहाँ पे हम अरेंज यूज़ करके एक मैट्रिक्स नहीं, एक अरे क्रिएट करेंगे यूजिंग अरेंज फंक्शन 1 to 21। ठीक है, यहाँ पे एक अरेंज फंक्शन है जिसे हम ARR में स्टोर करेंगे। अब देखिए जैसे आप ARR को कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि ARR प्लस 100 करेंगे, यहाँ पे देखिए ईच एंड एवरी वैल्यू में 100 ऐड होगा। यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन होंगे वहाँ पे इंडिविजुअली कैलकुलेशन होगा, इंडिविजुअली, पूरे में अरे के ऊपर कैलकुलेशन नहीं होगा, इंडिविजुअली ईच एंड एवरी वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ईच एंड एवरी वैल्यू के ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन करेंगे तो सेम प्रोसेस है, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सेम, डिवाइड करेंगे तो भी सेम प्रोसेस है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अरे इंटू 2 करेंगे, ARR है एक्चुअली। देखिए सिंगल वैल्यू इंटू 2, जितने वैल्यूज़ है, जितने एलिमेंट्स है, हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसी तरह लिस्ट में हम नहीं कर सकते। अगर मेरे पास लिस्ट है, अगर लिस्ट में मुझे 100 ऐड करना है, सपोज 1 2 3 लिस्ट है, यहाँ पे 100 ऐड करना है, तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अरे में पॉसिबल है। ठीक है, जो भी कैलकुलेशन करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशन, ईच एंड एवरी वैल्यू के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई होगा। ठीक है, ओके। अब इस केस में देखिए मेरे पास ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है। सपोज ए इंटू बी करेंगे, एसक्यूएल का बैच मे भी उधर होगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे पोजीशन वाइज मल्टीप्लिकेशन होगा, ये सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ पे पोजीशन वाइज कैलकुलेशन होगा, जैसे कि ए इंटू बी कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 का पोजीशन और 5 का पोजीशन सेम है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। सेम 2 का और 6 का पोजीशन सेम है, 3 7 का, 4 8 का। इसी तरह यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 1 इंटू 5 12 इंटू 2 6 इंटू 2 12, सेम 21 32। ये सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन मैट्रिक्स कैलकुलेशन ऐसे नहीं होते। मैट्रिक्स कैलकुलेशन होते हैं रो इंटू कॉलम में। ठीक है,
अब देखते हैं रो इनटू कॉलम कैसे होता है। रो इनटू कॉलम अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए आंसर क्या होगा। रो इनटू कॉलम मतलब फर्स्ट जो आप मैट्रिक्स दे रहे हैं इसका रो लेंगे और इसका कॉलम लेंगे। देखिए फर्स्ट रो मतलब समझते हैं ना, जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको रो बोलते हैं, जो वर्टिकल होता है उसको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, ए में कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं? 2 रोज 2 कॉलम। बी में कितने रोज कितने कॉलम है? 2 रोज 2 कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए का जो फर्स्ट रो है कौन कौन से वैल्यूज़ है? 1 2। ठीक है, यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे 1 2। ठीक है, अब बी का फर्स्ट कॉलम लेना है 5 7 5,7। ठीक है, यहाँ तक किसको डाउट? देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक पॉइंट के ऊपर क्रॉस हो जाएंगे वो। मेरे पास 4 कॉर्नर हैं। ठीक है, एक अपर लेफ्ट राइट कॉर्नर, बॉटम लेफ्ट राइट कॉर्नर। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो एक पोजीशन पे क्रॉस होंगे। ठीक है, वो पोजीशन है अपर लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, ये जो 1 का पोजीशन है ना, यहाँ पे क्रॉस होंगे, मतलब उस पोजीशन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं अभी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो में कौन कौन से वैल्यूज़ हैं? 1 2। सेकेंड कॉलम में बी के सेकेंड कॉलम में कौन कौन से वैल्यूज़ हैं? 6 8। अब देखिए अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल और इसको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस होंगे 2 में, 2 के पोजीशन के पास क्रॉस होंगे, तो इस पोजीशन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सेम अब फर्स्ट रो कॉलम तो कंप्लीट हो गए, 2 ही कॉलम थे। अगर 3 कॉलम होगा तो नेक्स्ट वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 कॉलम थे, 2 कॉलम कंप्लीट हो गए। अभी रो को शिफ्ट करना है, जहाँ पे फर्स्ट रो था वहाँ पे अभी सेकेंड रो पे आना है 3 4। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 3 4। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, अब यहाँ से फिर से फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। कौन कौन से वैल्यूज़? 5 7। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे नीचे क्रॉस होगा, मतलब नीचे की पोजीशन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सेम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो क्या है? 3 4 और सेकेंड कॉलम 6 8। ठीक, कैसे कैलकुलेट करना समझ में आ रहा है? रो इनटू कॉलम। अब यहाँ पे करेंगे आप कैलकुलेशन पोजीशन वाइज। 1 × 5 5, 7 × 2 14, 14 + 5 5 + 14 = 19। ठीक है, 3 × 5 15 + 4 × 7 28, कितना होगा? 43। सेम 6 × 1 6 + 16 22, 3 × 6 18, 4 × 8 32 = 50। करेक्ट। अब आंसर देखेंगे। करेक्ट, ऐसे आ रहा ना। देखिए अब मेरे पास और एक वैल्यूज़ है। सॉरी, यहाँ पे नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पे सपोज 3 कॉलम्स हैं, आपको क्या चाहिए? जितने रो में फर्स्ट मैट्रिक्स के रो में जितने एलिमेंट है, सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम में उतने ही एलिमेंट होने चाहिए। ये मैंडेटरी है। रो = कॉलम। फर्स्ट रो में 2 वैल्यूज़ हैं, तो कॉलम में भी सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम में भी 2 ही वैल्यूज़ होनी चाहिए, तभी कैलकुलेट होगा। क्यों? बिकॉज 1 5 को मल्टीप्लाई होगा, 2 7 को मल्टीप्लाई होगा, और एक वैल्यू होगी तो और एक वैल्यू चाहिए ना। इसलिए फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम दोनों सेम होने चाहिए,
इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट रो पिक करेंगे, यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, पहले इस कॉलम को, देन इस कॉलम को, देन इस कॉलम को, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है। देखिए अभी फर्स्ट रो 5 × 7 ये तो हमने कैलकुलेट करके रखा है ऑलरेडी, 1,2 एंड 5,7 का। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम भी यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके रखा है। हमें क्या चाहिए, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जहाँ पे वैल्यूज़ है 1,2 एंड 10,20, ठीक है। अब देखिए ए रो ए कॉलम, अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्रॉस यहाँ पे मिलेगा आपको 10 की जगह, ठीक है। इस पोजीशन को हम कैलकुलेट करें, अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 10 + 40 50। नेक्स्ट सेकेंड रो लास्ट कॉलम, यहाँ पे 3,4 और यहाँ पे 10,20, सेम फॉलो करेंगे 30 + 80 110, ठीक है। इस तरह मैट्रिक्स कैलकुलेशन होता है रो इनटू कॉलम में। अगर मिसमैच हो गया तो एरर मिलेगा आपको, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब मैं टाइप करा था थोड़ा मिस्टेक हुआ था, उस केस में आपको एरर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एरर मिलेगा, ठीक है। डायमेंशन मैच नहीं हो रहे, फर्स्ट रो में 2 वैल्यूज़ है लेकिन कॉलम में 3 वैल्यूज़ है, तो यहाँ पे डायमेंशन मैच नहीं हो रहे, यहाँ पे डायमेंशन मैच होने चाहिए, ठीक है। अभी ये जो डॉट प्रोडक्ट है डेटा एनालिसिस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आप डेटा साइंस के लिए जाएंगे आगे तब वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ वही बता रहा हूँ, डेटा साइंस में आप जाएंगे ना, थोड़ा न्यूरल नेटवर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाएंगे, पूरा मैट्रिक्स कैलकुलेशन होता है। एआई मतलब पूरा मैट्रिक्स कैलकुलेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आपका जो इमेज है ना, एक्चुअली इमेज एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में होता है। इमेज में आप बोलते हैं ना 1080 4K 1080 ऐसे बोलते हैं, 720 पिक्सल ऐसे बोलते हैं ना। तो जो हर एक पिक्सल होता है, हर एक पिक्सल में नंबर्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे पिक्सल मिला के एक पूरा फ्रेम होता है। अगर उसको जूम करके देंगे तो पिक्सल होते हैं छोटे छोटे, वो मैट्रिक्स कैलकुलेशन होता है, पूरा मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर होता है ना ऐसा, वहाँ पे उस ईच एंड एवरी स्क्वायर में 3 वैल्यूज़ होते हैं, रेड ब्लू ग्रीन RGB BGR व्हाटएवर, ठीक है। ब्लू ग्रीन रेड 0 to 256 ऐसे वैल्यूज़ होते हैं, तीनों का कॉम्बिनेशन करके आप कोई भी कलर बना सकते हैं, ऐसा पूरा मैट्रिक्स होता है। मशीन को इमेज पता नहीं है, मशीन को मैट्रिक्स पता है, करेक्ट। मैट्रिक्स के फॉर्म में उसको इमेज पता है, वहाँ पे आपको चाहिए मैट्रिक्स कैलकुलेशन इमेज प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। अभी डेटा एनालिसिस के लिए आपको नहीं चाहिए, बिकॉज डेटा आपका डेटा फ्रेम में होता है, ठीक है। यहाँ पे इमेज कोई नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा उसका यूज़ कम है। थोड़ा आगे का पार्ट है ये, डीप लर्निंग का पार्ट है, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसको समझ लीजिए ओनली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सपोज मैं एक मैट्रिक्स क्रिएट करके लेता हूँ यूजिंग अरेंज। यहाँ पे 12 वैल्यूज़ हम पिक करेंगे 1,13 और यहाँ पे रीशेप का यूज़ करके उसको शेप देंगे 3,4 का, ठीक है। और ए को प्रिंट करेंगे, ठीक है। मेरे पास एक मैट्रिक्स है, अब इसका स्लाइस करेंगे, जैसे आप लिस्ट का स्लाइसिंग करते थे, स्ट्रिंग का भी स्लाइस करते थे, टपल का भी करते थे, सेम उसी तरह यहाँ पे भी स्लाइसिंग करेंगे। अब स्लाइसिंग कैसे करना है, देखिए मुझे वैल्यू चाहिए 6,7 10,11 जो मैट्रिक्स में अभी है अवेलेबल। पूरे मैट्रिक्स को स्लाइस करके मुझे 4 वैल्यूज चाहिए 6,7 10,11। स्लाइसिंग कैसे करना है यहाँ पे देखिए। स्लाइसिंग करने के लिए यहाँ पे आप
यूज़ करेंगे जो वेरिएबल, जिस वेरिएबल में आपका मैट्रिक्स स्टोर है उस वेरिएबल को लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे देखिए क्या लिखना है आपको, पहले लिखेंगे रो के लिए, देन लिखेंगे कॉलम के लिए, ठीक है। पहले लिखेंगे रो स्लाइसिंग, देन लिखेंगे कॉलम स्लाइसिंग। कैसे लिखना है देखिए, मुझे बताए 6, 7, 10, 11 कौन कौन से रो में है। सेकंड रो, सेकंड कॉलम। रो बताइए, रो ओनली रोज, रोज मतलब हॉरिजॉन्टल, यस, जीरो से स्टार्ट होता है, इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होगा। अभी जो फर्स्ट रो है इसका इंडेक्स है 0। मुझे बताइए कौन कौन से इंडेक्स में 6, 7, 10, 11 वैल्यूज़ प्रेजेंट है। 1 and 2, 1 and 2, कौन कौन से रो, ए रो, सेकंड कॉलम, ओनली रो बताइए, रो 1 and 2, हम्म? R 2, नहीं 1 and 2, 1 मैं फिर से रिपीट करता हूँ। फर्स्ट रो में 6 and 7 है, सेकंड रो में 10 and 11। मैं पूछ रहा हूँ ओनली रो, मुझे कॉलम मत बताइए आप, ठीक है। मेरे पास कितने रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं, इंडेक्स क्या है 0, 1, 2। अब मुझे चाहिए स्लाइस करके 6, 7, 10, 11। अब सर्च कीजिए 6, 7, 10, 11 कौन कौन से रो के इंडेक्स में अवेलेबल है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पे आपको लिखना है फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लास्ट तक जाना है तो एम्प्टी रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब सिंपल इसको अगर आप प्रिंट करेंगे तो आपको मिलेंगे 2 रो। यहाँ पे हमने ओनली रो को स्लाइस किया है। अब सेकंड पार्ट में थोड़ा कॉलम को स्लाइस करेंगे, सेम जैसे रो को स्लाइस किया सेम उसी तरह कॉलम को स्लाइस करना है। अब मुझे बताए 6, 7, 10, 11 कौन कौन से इंडेक्स में, कॉलम के कौन कौन से इंडेक्स में। ए 0 इंडेक्स है, ए 1 इंडेक्स है, ए 2 इंडेक्स है, ए 3 इंडेक्स है। कौन कौन से इंडेक्स में, 1 एंड 2। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 1 से, एंड करेंगे 3, बिकॉज लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड होता है। स्लाइसिंग पता है ना, फर्स्ट वैल्यू इंक्लूड होता है, लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड होता है। देन आपको आंसर मिलेगा 6, 7, 10, 11, ठीक है। और एक बार देखेंगे, थ्री, 4, 7, 8। देखिए ए लिखेंगे, पहले लिखेंगे रो के लिए, सेकंड लिखेंगे कॉलम के लिए। देखिए 3, 4, 7, 8 कौन कौन से इंडेक्स में, 0 and 1, 0 एंड 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 लिखेंगे बिकॉज लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड है। यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 रो। अब 2 कॉलम, कौन कौन से कॉलम है, 2 and 2 कोलन 3 लिखेंगे तो 2 मिलेगा ओनली। यहाँ पे एक तो 4 लिखना चाहिए, अदरवाइज एम्प्टी रखेंगे तो चलेगा। यहाँ पे एम्प्टी रखेंगे तो लास्ट तक, ऐसे स्लाइसिंग किया जाता है। ये जो स्लाइसिंग है पांडाज में भी सेम स्लाइसिंग है, ठीक है। जब मैं पांडाज आपको पढ़ाऊँगा तब मैं आपको पूछूंगा कि स्लाइसिंग कैसे करना है, याद रखना है, ठीक है। सपोज मुझे ओनली फर्स्ट और सेकेंड कॉलम चाहिए, पूरे कॉलम चाहिए, मतलब आंसर 1, 5, 9, 2, 6, 10 चाहिए। 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, एंड नहीं देंगे, एंड नहीं देंगे, ठीक है, कॉमा 0 से स्टार्ट करेंगे और 2 तक। 2 तक देंगे, गुड, ठीक है। यहाँ पे एम्प्टी रखेंगे तो भी चलेगा, स्टार्ट टू एंड ऐसे होता है, ठीक है, गुड। अब थोड़ा एक्सरसाइज, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स आप बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, कहाँ गए सब है, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज बताइए, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। बताइए प्लीज़, ये तो वहीं पे लिखा है आंसर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, and without zeros आणि त्याच्यामध्ये value tens.
आवाज़ एन पी डॉट जीरोज कितने 10 जीरोज करेक्ट। यस जीरो से लगे अगर आप चैट बॉक्स में लिखेंगे तो भी चलेगा। एन पी डॉट वंस 10 बताइए अभी। थैंक यू। बताइए। एन पी डॉट 5 नहीं ना, ठीक है। फिर लाइन स्पेस नहीं, लाइन स्पेस नाही ते दोन लॉजिक चाहिए, लॉजिक। मुझे आंसर चाहिए, कैसे भी लेके आइए। नहीं, अरेंज रेंज में तो 5 कैसे मिलेंगे रेंज में, नाही मिलेगा सर नहीं ना। फंक्शन डिसेंबल से स्पेशलाइजेशन कहते अगर आप रेंज यूज़ करेंगे, अरेंज यूज़ करेंगे तो स्टार्ट टू एंड नंबर चेंज होंगे ना। यहाँ पे मुझे 5 चाहिए 10 टाइम्स। Sir, can we use arrange सॉरी बताइए। एन पी डॉट np dot arrange bracket में 5, 10 maybe 5, 10, ठीक है। इससे आपको आंसर मिलेगा 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। चाहिए तो मैं यहाँ पे नीचे दिखाता हूँ आपको। असं बघितलं लॉजिक त्याच्यात ठीक है। सर सांगितलं एन पी डॉट वंस 10 इंटू 5 वही बोला था ना लॉजिक। काल नाही वनला 1 × 5 चे ते ना यहाँ पे आपको मिलेंगे 1, 1। अगर इसको मल्टीप्लाई मैं 5 करूँगा तो क्या होगा, ईच एंड एवरी वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज जीरोज लेके +5 कर सकते हैं। लेकिन लिस्ट में नहीं कर सकते। लिस्ट में नहीं कर सकते ऐसा। अगर आप चाहिए तो जीरोज लीजिए, जीरोज लीजिए और यहाँ पे +5 कीजिए, आंसर मिलेगा ना। दैट्स इट। नेक्स्ट, क्रिएट एन अरे ऑफ द इंटीजर फ्रॉम 10 to 50। आप np dot arrange करेक्ट। एन पी डॉट अरेंज वैल्यूज 10, 10 to 51 51 गुड। 10 to 51 ब्रैकेट गुड। नेक्स्ट, create an array of all the even integer from 10 to 50। np dot arrange Good, good। np dot arrange 1 10 to 51 10, 51 good, comma 2 ओके एग्जैक्टली, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिएट एन मैट्रिक्स 3 by 3 with values ranging from 0 to 8। मैन्युअली क्रिएट नहीं करना है, फंक्शन यूज़ करना है। मैन्युअली आप टाइप नहीं करेंगे। मैं आपको हिंट देता हूँ, रीशेप यूज़ करना है। पहले अरेंज करना पड़ेगा, उसको रीशेप करना पड़ेगा। एन पी डॉट अरेंज 0,9 डॉट रीशेप 3, इजी ना। नेक्स्ट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स
NP dot identity. हाँ आइडेंटिटी आई दोनों भी चलेंगे, ठीक है, गुड। यूज नंपाई टू जनरेट रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 1। रैंडम लिखना होगा, देन रैंड फंक्शन, करेक्ट। और यहाँ पे एक ही वैल्यू चाहिए तो हम एक ही देंगे। अब ये रैंडम नंबर चेंज होगा, सेम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। थोड़ा डीपली और वैल्यू को बाहर लेंगे निकाल के, इंडेक्सिंग के किया। नेक्स्ट numpy to use numpy to generate array of 25 random numbers from standard normal distribution। np dot random Random dot dot rand n. n, करेक्ट। और यहाँ पे कितने नंबर लिखेंगे हम? 25, गुड। ये भी नंबर चेंज होंगे। अब यहाँ पे चैलेंजिंग टास्क है। बताइए आप, आंसर आना चाहिए। NP dot arrange ठीक है, लिखेंगे np dot arrange 1, comma 101, divide 100. 100, गुड। अब यहाँ पे देखिए, कुछ मैच कर रहा है, कुछ मैच नहीं कर रहा है। एक चीज़ मिसिंग है, ब्रैकेट्स। हर एक में देखिए ब्रैकेट्स कितने हैं, और यहाँ पे ओनली 2 ब्रैकेट्स है। इस रिजल्ट में देखिए, करेक्ट। क्या करना होगा? यहाँ पे करेंगे रीशेप, तो क्या होगा? स्टोर करूँ प्लीज। 10, comma 10. करेक्ट, ऐसे आप कर सकते हैं। ये भी लॉजिक। क्रिएट एन array of 20 linearly separated point between 0 to 1। लीनियरली स्पेस, उस लीनियरली स्पेस में उसका फंक्शन छुपा है। लाइन स्पेस np डॉट लाइन स्पेस, लाइन में ई नहीं है। 0,1,21 चाहिए, 20 चाहिए ना, तो 21 लिखेंगे। ठीक है, ये मैट्रिक्स चाहिए मुझे। कैसे लिखेंगे कोड? सेम ऊपर जो 3x3 का लिखा है वही सेम यूज़ करना है। np डॉट अरेंज कितने वैल्यूज़ है? 21 to 26। रीशेप कितना है? 5,5 है क्या? 5,5। स्लाइसिंग, अब इसको हम मैट में स्टोर करेंगे, ठीक है। अभी मेरा मैट मतलब एक मैट्रिक्स है, ठीक है। मुझे चाहिए 2, 3, 7, 8, 12, 13, 7, 18, 22, 17, 18, 22, 23, ठीक है। मैथ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट रो के लिए रो बताइए, सारे रोज है ना, कॉलम रखेंगे। कॉलम्स बताइए, 1 और 2 है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे 3 तक देंगे, करेक्ट, गुड। सेम इसका भी बताइए। फर्स्ट बोलेंगे रो, कौन कौन से रो? कहाँ पे सभी रो? कहाँ पे? ओनली 3 रोज है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर का देखो। नहीं नहीं, ये तो मैट्रिक्स है। यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे मैट लिख रहा हूँ मैं। 2, 3, 4। 2, 3, 4 है। 2 से स्टार्ट करेंगे, एंड नहीं देंगे। कॉलम बताइए, 12, 13, 14, 15। 1 से स्टार्ट करेंगे, एंड नहीं देंगे।
ये कीजिए प्रैक्टिस अब, मैं आपको शेयर करता हूँ इसको भी। ती अगोदरची शेअर केलेलं बरं आहे सर. तो गेल्या वीकमध्ये शेअर केलं सगळं लूपपर्यंत केलं. सॉल्व केला, मी आता सध्याला इफच्या पुढे गेलो. गुड। ठीक है, न्यू पॉइंट स्टार्ट करेंगे पांडास। ठीक है, यहाँ पे नंपाई को हमने कंप्लीट किया है, अभी स्टार्ट करेंगे पांडास को। ठीक है, पांडास लाइब्रेरी डेटा फ्रेम मैनिपुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्सेल पता है सबको, एक्सेल में आप क्या क्या कर सकते हैं? एक्सेल पे मैं डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते क्लीन कर हैं, सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन, मेजर्स, कॉलम ऐड कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, रो कॉलम रो ऐड कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, हाँ, 2 कॉलम का कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। मतलब एक्सेल का यूज़ करके जो जो आप एक्सेल पे कर सकते हो सारे चीज़ें आप यहाँ पे पांडास पे कर सकते हैं। जो आप एक्सेल पे करेंगे वो सेम चीज़ें आप पांडास में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पांडास में अगर आप कुछ कैलकुलेशन करना है तो पहले आपको चाहिए डेटा, मतलब डेटा फ्रेम। ठीक है, स्ट्रक्चर डेटा। तो हम लेंगे पहले डेटा को कैसे इंपोर्ट करते हैं, पहले देखेंगे। 2 वे हैं, एक तो आप मैन्युअली क्रिएट कर सकते हैं डेटा फ्रेम यूजिंग डिक्शनरी, अदरवाइज आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल सोर्स से। एक्सटर्नल में CSV है, एक्सेल है, SQL है, HTML है, JSON फॉर्मेट का डेटा है। तो बेसिकली हम अभी बेसिक में देखेंगे CSV और एक्सेल में। कुठल्या वेबसाईटचे ॲप्लिकेशन ओपन करू शकतो का? नहीं, अगर आपको वेबसाइट से डेटा लेना है तो उसको वेब स्क्रैपिंग बोलते हैं। ओके, वेब स्क्रैपिंग के लिए भी एक लाइब्रेरी ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी है, उसको आपको देखना होगा। उतना इजी नहीं वेब से डेटा लेना, बिकॉज जब आप वेब पे API हंट करेंगे तो आपका जो IP एड्रेस होता है ब्लॉक भी हो जाएगा। ठीक है, लिमिटेशन होते हैं कितने बार आप उसको हिट कर सकते हैं। ठीक है, वो पार्ट नहीं है हमारा। ठीक है, यहाँ पे 2 वे से हम देखेंगे, एक तो हम डेटा क्रिएट करेंगे मैन्युअली और सेकंड डेटा को इंपोर्ट करेंगे। बाद में देखेंगे क्या क्या हम डेटा के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, डेटा को क्रिएट करने के लिए हमें यूज़ करना है डिक्शनरी। ठीक है, ठीक है, पांडास एज PD, करेक्ट। डिक्शनरी क्रिएट करके लेंगे। सपोज डिक्शनरी में हम डिक्शनरी ऐसे ही क्रिएट करते हैं ना। यहाँ पे हम वैल्यू पास करेंगे। अभी वैल्यू में पास करने के लिए मैं ABCD 4 ही वैल्यू पास करूँगा और यहाँ पे यूज़ करता हूँ मैं स्प्लिट। ठीक है, करेक्ट। देन यहाँ पे लेंगे एज में कुछ रैंडम वैल्यूज़ में यहाँ पे टाइप करके लेता हूँ। मेरे पास अभी है डी को अगर डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है तो एक फंक्शन है डेटा फ्रेम करके, PD डॉट डेटा फ्रेम, D कैपिटल F कैपिटल डेटा फ्रेम D। अब यहाँ पे देखिए डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, इस तरह आप मैन्युअली डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं मैन्युअली, अगर आपको टाइप करना है तो। लेकिन आप टाइप मैक्सिमम 100 कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते ना। तो आप कहीं ना कहीं से आप एक्सटर्नल सोर्स से आप डेटा लेके आएंगे। ठीक है, अब डेटा कहाँ से लेके आएंगे हम देखेंगे, बेसिकली ओनली CSV और एक्सेल फाइल। पहले हम CSV से डेटा लेके आएंगे पांडास के ऊपर, मतलब पाइथन के ऊपर। देन एक्सेल से हम लेके आएंगे। एक्सेल और ये CSV अलग अलग है, कॉमा सेपरेटेड फाइल अलग होता है और एक्सेल का फॉर्मेट होता है XLSX। ठीक है, कैसे करना है देखिए, PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV रीड करना है, इसलिए रीड अंडरस्कोर CSV। अगर आपको एक्सेल करना है तो रीड अंडरस्कोर एक्सेल, अगर आपको SQL करना है तो रीड अंडरस्कोर SQL, अगर आपको HTML करना है तो रीड अंडरस्कोर HTML। सेम ऐसे लिखना है। ठीक है, अभी मुझे क्या चाहिए, CSV चाहिए, रीड अंडरस्कोर CSV। यहाँ पे देंगे आप पाथ। ठीक है, और पाथ के बाद फाइल नेम डॉट CSV। समझ में आ रहा है? सेम एक्सेल के लिए कैसे लिखेंगे, PD डॉट
रीड अंडरस्कोर एक्सेल, यहाँ पे देंगे पाथ फाइल नेम डॉट एक्सेल SX. तर आणखी पुढे काय त्रास होतो आपण एन्कोडिंग नाही त्याची गरज नाही, ते सांगेन पुढे. ठीक है, इस तरह आप डेटा को रीड करेंगे. अभी पाथ ये एक्चुअल पाथ नहीं है, पाथ हम देंगे. फाइल नेम भी ये फाइल नेम नहीं है, हम एक्चुअल फाइल नेम देंगे. ठीक है, पहले हम CSV को रीड करेंगे. कैसे करना है, PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV. ठीक है, अब देखिए मेरे लैपटॉप में जो फाइल है अब यहाँ पे अवेलेबल है CSV फाइल मॉक डेटा. यहाँ पे राइट क्लिक करके आप पाथ को कॉपी कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ से मैं पाथ को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करेंगे. ठीक है, ये कहाँ पे है, जो भी पाथ होगा वहाँ पे पाथ मिलेगा. अगर फाइल नेम नहीं आ रहा है तो आपको फाइल नेम भी कॉपी करके यहाँ पे पुट करना होगा और डॉट एक्सटेंशन भी देना होगा. ठीक है, आप सिंपल इसको रीड करेंगे तो आपको डेटा मिलेगा. ठीक है, फाइल पाथ ऑब्लिक फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन. CSV में कैसे करना है, PD डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सेल, यहाँ पे पाथ देना है. ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेल फाइल है. ठीक है, कुछ डाउट नहीं. CSV और एक्सेल इस तरह आप इंपोर्ट करेंगे. ये बेसिक है अभी तक. बाद में एक्सेल में अलग अलग शीट्स होते हैं, वो शीट नेम देके शीट भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं. फिलहाल हम इतना ही देखते हैं. सर शीट डाउनलोड करनी तो शीट डाउनलोड करनी रही यहाँ से डाउनलोड करना है. ठीक है, तो इसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सपोर्ट कमांड नहीं है, टू कमांड है, टू. ठीक है, सपोज ये आपने डेटा इंपोर्ट किया, इंपोर्ट समझ में आ गया. ठीक है, डेटा एक्सटर्नल सोर्स टू मतलब जहाँ पे आपने स्टोर किया है लोकल डिस्क टू पाइथन के ऊपर आपको डेटा लेके आना है, जिसको बोलते हैं डेटा इंपोर्ट करना. हम बेसिकली अभी CSV और एक्सेल देख रहे हैं. सपोज आपने कुछ कैलकुलेशन किया है, कुछ मैनिपुलेशन किया है डेटा फ्रेम के ऊपर, अभी ये और प्री प्रोसेसिंग किया है. जो प्री प्रोसेसिंग आपने किया है उस डेटा को आपको स्टोर करना है फिर से लोकल डिस्क में. ठीक है, समझ लीजिए इसको हम DF स्टोर करेंगे. फिलहाल यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉप करता हूँ, ऐप को ड्रॉप करूँगा. ठीक है, एक मिनट, DF को प्रिंट करेंगे. यहाँ पे ऐप नहीं है अभी, मेरा डेटा क्लीन हुआ है. इसको हम स्टोर करेंगे. कैसे करना है, DF डॉट टू अंडरस्कोर CSV. टू यूज़ करना है, रीड नहीं, टू करना है. रीड मतलब रीड होगा, टू मतलब सेव होगा. कहाँ पे स्टोर करना है, यहाँ पे पाथ देंगे. अगर पाथ नहीं देंगे तो जहाँ पे जुपिटर नोटबुक ओपन है उस फोल्डर में सेव होगा. अब मेरा जो जुपिटर नोटबुक है कहाँ पे ओपन है, मिसिंग डेटा या पांडास में. यहाँ पे कौन सा नोटबुक है, एक मिनट, डेटा इनपुट आउटपुट किस फोल्डर में ओपन है, डेटा फ्रेम में. यहाँ पे है क्या, डेटा इनपुट आउटपुट नहीं है, एक मिनट देखने दीजिए मुझे. कहाँ पे, यहाँ पे, तो इस फोल्डर में सेव होगा. अगर आप पाथ नहीं देंगे तो, पाथ देंगे तो जो पाथ देंगे उस पाथ पे स्टोर होगा. ठीक है, अब यहाँ पे देंगे सपोज डेमो डॉट CSV. ठीक है, रन. आपल्या मनावर दिले ते का CSV मध्ये स्टोर करायचं, एक्सेल मध्ये स्टोर. यस, CSV पण आपण रीड केलं तरी पण ठीक है, डेमो डॉट CSV कर सकते हैं आप. CSV का एक्सेल, एक्सेल का CSV कर सकते हैं. यहाँ पे डेमो डॉट CSV. ठीक है, इस तरह आप स्टोर कर. अगर एक्सेल में स्टोर करना है तो टू अंडरस्कोर एक्सेल और फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन ऐसे यूज़ करना है. ठीक है, अब देखिए सेम जुपिटर नोटबुक और फाइल आपका डेटा एक ही फोल्डर में है तो पाथ देने की ज़रूरत नहीं. रीड करने के लिए भी फाइल ऑटो डिटेक्ट होगा. जैसे कि यहाँ पे देखिए डेमो CSV है, इसको हम रीड करेंगे. कैसे रीड करना है देखिए,
यहाँ पे करते हैं इंपोर्ट, नहीं ये फाइल पाइथन का जो numpy फाइल है वो अलग फोल्डर में है, डेटा अलग फोल्डर में, दोनों एक ही फोल्डर में चाहिए तो पाथ देने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि ये डेटा इनपुट आउटपुट सेम फोल्डर में है, डेमो डेटा और डेटा इनपुट आउटपुट सेम फोल्डर में है, तो आपको डायरेक्टली पाथ देने की ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्टली लिखेंगे CSV demo.csv, दैट्स इट। अगर अलग फोल्डर में है आपका फाइल और आपका डेटा, देन आपको पाथ देने की ज़रूरत है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इंपोर्ट कैसे करना है और एक्सपोर्ट कैसे करना है। इंपोर्ट के लिए रीड यूज़ करना है, एक्सपोर्ट के लिए टू यूज़ करना है। ठीक है, अब कुछ फंक्शंस देखेंगे जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। ठीक है, डीपली हम कल देखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट फंक्शन देखिए, अगर आपके पास कोई भी डेटा आ रहा है तो डेटा एनालिसिस में आपको क्या करना है, पहले डेटा को अंडरस्टैंड करना है। अगर डेटा को आप अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा एक्चुअल में किस वेरिएबल में क्या है। सपोज मैं आपको डायरेक्टली जीडीपी का डेटा दे दूं तो आपको नहीं समझ में आएगा कि जीडीपी में कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, हर एक पैरामीटर का रोल क्या है। मतलब क्रूड ऑयल होता है, जैसे कि क्रूड ऑयल है, जैसे गोल्ड है, तो आपको रिलेशन पता नहीं कि एक्चुअली गोल्ड कैसे उसकी प्राइसिंग कम ज़्यादा होती है, क्रूड की कैसी प्राइसिंग होती है, कितना हमें क्रूड चाहिए, कितना नहीं चाहिए क्रूड ऑयल। ये आपको जो स्टडी है आपका वीक है अभी उसके रिलेटेड, बिकॉज आप फैमिलियर नहीं है, आपको पता ही नहीं वो डेटा। अगर मैं आपको पूछूं कि सपोज़ मुझे इस एरिया में मुझे फ्लैट लेना है, तो आप इजीली बता पाएंगे कि क्या रेट होगा। अदरवाइज मैं आपको बोलूँ कि अगर नंबर ऑफ रूम अगर मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो होम की प्राइस इंक्रीज़ हो गया या डिक्रीज़ हो गया, ऑब्वियसली आप बोल सकेंगे इंक्रीज़ हो गया, बिकॉज आप फैमिलियर हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के रिलेटेड। सपोज मेरा ब्लड प्रेशर या शुगर हाई है तो आपको पता है कि डॉक्टर के पास जाना है, क्यों? बिकॉज आप उस प्रॉब्लम के रिलेटेड फैमिलियर हैं। ठीक है, उसी तरह अगर आपको डेटा के ऊपर एनालिसिस करना है तो आपको पहले डेटा के साथ फैमिलियर होना पड़ेगा, मतलब डेटा को अंडरस्टैंड करना होगा कि एक्चुअली डेटा का बिहेवियर कैसा है। जब आपको बिहेवियर पता चलेगा देन आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो अप्लाई कर सकेंगे, मतलब रिलेशन आप फाइंड आउट करेंगे किसके साथ क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, किन दो वेरिएबल 3 वेरिएबल को एक साथ स्टडी करना है, किस वेरिएबल का किस वेरिएबल के ऊपर इम्पैक्ट होता है, एक्चुअल में किस वेरिएबल को ज़्यादा वेटेज देना है, ये आपको कब पता चलेगा? जब आप डेटा को अंडरस्टैंड करेंगे तब। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है? जब आपको डेटा इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करने के बाद डेटा अंडरस्टैंडिंग, देन डेटा एनालिसिस। मतलब ईच एंड एवरी वेरिएबल का मीनिंग क्या है, हर एक वेरिएबल किस वेरिएबल के साथ रिलेटेड है। ठीक है, लॉजिकली चाहिए, ऐसे मैथमेटिकली नहीं। जैसे कि सपोज मेरे पास एम्प्लॉय का डेटा है तो आपको पता है कि नंबर ऑफ एक्सपीरियंस मतलब क्या है, आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं नंबर ऑफ एक्सपीरियंस क्या होता है। सैलरी आपको पता है सैलरी मतलब क्या है। ठीक है, प्रोफाइल नेम आपको पता है, स्किल्स आपको पता है, मतलब उसके रिलेटेड उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के रिलेटेड आपको सब पता है, तो आप इजीली एनालिसिस कर सकेंगे। ठीक है, किस स्किल के लिए कितना सैलरी है, ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम ही पता नहीं है, वेरिएबल ही अंडरस्टैंड ही नहीं है, देन आप रिलेशन भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो फर्स्ट डेटा एनालिसिस का फर्स्ट रोल है, फर्स्ट पॉइंट डेटा अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं आपको दिखाऊंगा जो डेटा का बिहेवियर चेक किया जाता है। ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे देखें। सपोज मेरे पास अभी एक डेटा है, इसी डेटा को हम कंटिन्यू करेंगे। अलग डेटा सेट लेंगे हम। प्रॉब्लम करो वाला देखिए, जैसे आप डेटा को इंपोर्ट करते हैं उसी तरह एक सर्वर भी है जिस सर्वर से आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं प्रैक्टिस डेटा सेट से। ओके, उस लाइब्रेरी का नाम है सीबॉन।
SC1। इस लाइब्रेरी में मल्टीपल डेटा सेट प्रैक्टिस के लिए हैं, आप डायरेक्टली इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करना है, sns.load_dataset और यहाँ पे लिखेंगे टिप्स। डेटासेट्स देखना होगा क्या है। ठीक है, सैम्पल डेटा सेट है जो स्टडी के लिए है। यहाँ पे मल्टीपल डेटा सेट्स है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इतने सारे डेटा सेट्स है जो सैम्पल डेटा सेट स्टडी के लिए हैं, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास डेटा नहीं है तो। ठीक है, टाइटैनिक है, टिप्स है, टाइटैनिक का डेटा भी यहाँ पे हम लोड करके देखेंगे। ठीक है, load_dataset MPG को देखते पहले। देखिए ये माइलेज का डेटा है। ठीक है, जैसे ये ओरिजिन आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए। मॉडल ईयर क्या है, हॉर्स पावर क्या है, ये टर्म्स तो आपको पता होने चाहिए ना। हॉर्स पावर क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेट क्या होगा, सिलेंडर क्या होगा, MPG क्या है, इसको आप पहले स्टडी करेंगे हर एक वेरिएबल को, उसका मीनिंग समझेंगे। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। हम यहाँ पे देख रहे थे टाइटैनिक। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कौन से वेरिएबल में हमने स्टोर किया है, नहीं स्टोर किया, इसको हम DF में स्टोर करेंगे। ठीक है, DF। ठीक है, पूरा डेटा डिस्प्ले हुआ है। अगर आपको ओनली फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन शो करने तो यूज़ करना है हेड, डिस्प्ले करना है, ओनली डिस्प्ले करना है। अदरवाइज यहाँ पे पूरा डेटा सेट यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अगर आपको थर्ड चाहिए, ओनली 3 चाहिए तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट 5 होता है। अगर आपको 10 चेक करना है तो यहाँ पे लिखेंगे 10। ठीक है, मतलब डिस्प्ले के लिए, प्रिंट के लिए। बॉटम चेक करना है तो df.tail। अगर बॉटम के कुछ सैंपल्स आपको देखने तो टेल यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते कॉलम नेम कौन कौन से। इतने सारे कॉलम्स हैं। ठीक है, किसी भी कॉलम को अगर एक्सट्रैक्ट करना है सेम डिक्शनरी की तरह, आपको क्या करना है, df ऑफ, जैसे कि मुझे एज को एक्सट्रैक्ट करना है, एज, आपको एज मिलेगा। ठीक है, सपोज मुझे डेक को एक्सट्रैक्ट करना है, df ऑफ डेक। अब देखिए कॉलम का यूज़ कहाँ पे होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है, यहाँ पे देखिए। इसे हम सैंपल में स्टोर करेंगे। ठीक है, ठीक है, मुझे नेम एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे करेंगे, सैंपल ऑफ नेम, करेक्ट, ऐसे करेंगे ना। मुझे एज को एक्सट्रैक्ट करना है, सैंपल ऑफ, ऐसे करेंगे ना। करेक्ट, ऐसे करेंगे ना। अब देखेंगे थोड़ा खुले आंखों से देखेंगे तो यहाँ पे नेम और एज तो ऐसे दिखते हैं ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है दोनों में भी। नेम में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, एज में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोड भी सही है। तो यहाँ पे आप स्टक हो जाते हैं कि एक्चुअली एरर है कहाँ पे। ठीक है, उस टाइम आपको हेल्प करेगा कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम नेम है नेम, सेकेंड कॉलम नेम है
एज स्पेस, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे लिखना चाहिए सैंपल ऑफ एज स्पेस, सॉरी डबल कोट। समझ में आ रहा है? ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो ऐसे छोटे छोटे फंक्शन आपको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कॉलम्स मतलब जितने आपके कॉलम्स है उसके नेम्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, कॉलम नेम्स, ठीक है। नेक्स्ट df डॉट इन्फो, रीड कीजिए। रेंज इंडेक्स 891 एंट्रीज है, 0 to 890 इंडेक्स है। डेटा कॉलम्स टोटल 15 कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम है सर्वाइव, जहाँ पे 891 नॉन नल है, नॉन नल मतलब प्रेजेंट है, और उसका डेटा टाइप है इंटीजर, डेटा टाइप है इंटीजर। सेकेंड है पी क्लास, वहाँ पे भी 891 नॉन नल वैल्यूज़ है, उसका भी डेटा टाइप है इंटीजर। यहाँ पे देखिए डेक में, देखिए डेक में 203 नॉन नल है, मतलब उतने ही प्रेजेंट है, बाकी सारे मिसिंग है, वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। डेक में है कैटेगरी ABCD, ऐसी कैटेगरी है, ठीक है। इस तरह आप डेटा टाइप देख सकते हैं और नॉन नल वैल्यूज़ भी देख सकते हैं, कितने बुलियंस है, कितने कैटेगरी है, कितने फ्लोट है, कितने इंटीजर है, कितने ऑब्जेक्ट हैं। अब इसका यूज़ कहाँ पे होगा? अब देखिए, ठीक है, एज इंटू 2, अगर मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी वैल्यू को 2 मल्टीप्लाई 2 होना चाहिए, सेम आ रहे जैसा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिंपल नंबर से नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, स्ट्रिंग होगा, ठीक है, एडिशन करेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करने से डबल स्ट्रिंग हो जाता है, लेकिन प्लस करके देखेंगे। अब यहाँ पे +2 करने के बाद यहाँ पे 23, 25, 23, 23 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? बिकॉज ये दिख रहे हैं नंबर, लेकिन ये नंबर नहीं है। हाँ, अगर सैम्पल डॉट इन्फो करेंगे आप, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब स्ट्रिंग, अगर वहाँ पे इंटीजर और फ्लोट होगा तभी वो कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको इन्फो इम्पोर्टेंट है, मतलब आपके जो वेरिएबल्स है सही डेटा टाइप में स्टोर है या नहीं आपको देखना है, नहीं तो आगे कैलकुलेशन के लिए प्रॉब्लम होगा। आप कैलकुलेशन के लिए कोड तो सही लिखते हैं, लेकिन अगर डेटा टाइप भी अगर मिसमैच होगा ना तो कैलकुलेशन में एरर मिलेगा आपको, ठीक है। इसको एज इट इज़ करता हूँ मैं, ठीक है। अभी क्या है, इंटीजर है, ठीक है, एज स्पेस है ना, हो ना। तो इन्फो का इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है, कॉलम्स का इम्पोर्टेंस, इन्फो का इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एक ही पॉइंट लेंगे आप यहाँ, df डॉट डिस्क्राइब, सॉरी, एक ही फ्रेम में जितने भी नंबर्स वाले वेरिएबल है सबका मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, एक ही फ्रेम में। इजी हो गया ना एनालिसिस। इससे आपको थोड़ा लेफ्ट स्क्यूड, राइट स्क्यूड, स्टैटिस्टिक्स में देखेंगे आप, थोड़ा डेटा का लेफ्ट स्क्यूड, राइट स्क्यूड ऐसे होता है,
डेटा में कितना वेरिएशन है यहाँ पे समझ में आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन में यहाँ पे एज में मैक्सिमम वेरिएशन है, ठीक है। यहाँ पे कम वेरिएशन, यहाँ पे भी वेरिएशन ज़्यादा है। वेरिएशन मतलब एक वैल्यू 100 पे, एक वैल्यू 1 पे, एक वैल्यू 1000 पे है, जो वेरी करता है ना उसको बोलते हैं वेरिएशन। तो वेरिएशन भी आपको समझ में आ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन से। मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे, मिनिमम 0 है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1। यहाँ पे देखिए मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 512 है, मतलब वेरिएशन है ना दोनों में। ऐसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेरिएशन कम है, वो 0 और 1 के इन बिटवीन है, इसलिए। मीन देख सकते हैं, मीन यहाँ पे देखिए ऑन एन एवरेज एज 29 है। इस तरह थोड़ा डिस्क्राइब करके भी एनालिसिस आप कर सकते हैं। मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, मैक्सिमम, ये डिस्क्राइब है, ठीक है। गुड। df डॉट कॉलम्स देखते हैं। अब देखिए जेंडर देखेंगे, 6 कॉलम हमारे पास है, जेंडर देखेंगे। df ऑफ 6, यहाँ पे देखें स्क्वायर ब्रैकेट आना चाहिए, आपको मिलेगा। अब मुझे बताइए यहाँ पे 2 ही जेंडर होने चाहिए, एक मेल और फीमेल, करेक्ट। अब इसको कैसे वेरीफाई करें, ठीक है। अगर एक में स्पेस भी आपको एक्स्ट्रा मिला ना तो अलग अलग कैलकुलेट होंगे। मेल स्पेस और एम कैपिटल होगा और एफ कैपिटल और स्मॉल होगा, तो ऐसे 2 अलग अलग कंसिडर किए जाएंगे। अब मुझे कंफर्म करना है कि यहाँ पे ओनली 2 ही कैटेगरी है, ठीक है। उसके लिए मेरे पास एक कोड है डॉट यूनिक करके। कौन कौन सी यूनिक वैल्यूज़ है, मेल और फीमेल, ठीक है। अगर सपोज इस टाइप में होगा, मेरे पास एक सपोज डेटा फ्रेम है, डी करके डेटा फ्रेम है, जहाँ पे हम डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे मैन्युअली, ठीक है। यहाँ पे लेंगे नेम, बाद में लेंगे एज को लेंगे पहले, ठीक है। एज है मेरे पास और यहाँ पे लेंगे जेंडर, ठीक है। देखिए मैं कैसे लिखता हूँ, मेल, फीमेल, मेल, फीमेल, ठीक है। मेरे पास एक डेटा सेट है डी करके, ठीक है। कहाँ पे रह है, स्क्वायर ब्रैकेट, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, डेटा फ्रेम, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक डेटा सेट है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यूनिक वैल्यू काउंट करूँ, मुझे क्या करना है, मेल कितने और फीमेल कितने काउंट करना है। अगर आप काउंट करने लगेंगे ना तो पाइथन आपको अलग अलग आंसर देगा। एक मेल एक वैल्यू मिलेगा और एक मेल का और एक वैल्यू मिलेगा और फीमेल के 2 मिलेंगे। देखिए यहाँ पे df ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे हम जेंडर। यहाँ पे और एक फंक्शन है, उस फंक्शन को मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, डॉट वैल्यू काउंट्स करके, ठीक है। वैल्यू काउंट्स, सॉरी df नहीं डी है, ठीक है। देखिए फीमेल कितने हैं, 2, एक मेल है, एक मेल है। अगर इसका आप बार प्लॉट करेंगे ना तो 3 बार आएंगे समझ में आ रहा है, 3 बार्स मिलेंगे आपको। तो इसको डिफाइन करने के लिए या क्रॉस चेक करने के लिए हम यूनिक का यूज़ करेंगे, अदरवाइज वैल्यू काउंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का यूज़ कर सकते हैं आप। एक्चुअल में 2 होने चाहिए, यहाँ पे हो गए 3। अगर आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे तो यहाँ पे 3 कॉलम्स मिलेंगे आपको, मतलब डेटा को प्री प्रोसेस भी करना होगा। मतलब ये क्रॉस वेरीफाई करेंगे तभी आपको पता चलेगा ना, विदाउट क्रॉस वेरिफिकेशन आपको समझ भी नहीं आएगा कि इतने मेल में अलग अलग है।
कभी कभी एक स्पेस होने से भी आपको एरर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये सेम मेल है, दोनों सेम नज़र आ रहे हैं, फिर भी अलग है। पाइथन केस सेंसिटिव है, स्पेस भी एज ए एलिमेंट कंसिडर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेल स्पेस, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। बाद में देखेंगे कैसे रिमूव करना है, लेकिन डेटा को हम अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, बिहेवियर चेक करें, डेटा है कैसा, क्या क्या प्रॉब्लम्स है डेटा में। और सिंपल यन देंगे तो काउंट करके बताइए कितनी यूनिक है। ठीक है, अब बताइए कौन कौन से फंक्शन आपने देखे पांडास में। स्टार्ट से बताइए आपने क्या क्या देखा है। रीड CSV, ठीक है, टू CSV, रीड एक्सेल, हेड गुड, टेल गुड, कॉलम काउंट वैल्यू यूनिक, यूनिक वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, इतने फंक्शन तो आपको आने ही चाहिए। ये जो बेसिक है डेटा का बिहेवियर चेक करने के लिए। अभी हम डेटा एनालिसिस के लिए स्टार्ट भी नहीं किया है, हमने ओनली डेटा को ऑब्जर्व करा है। ठीक है, ये फंक्शन जितने फंक्शन हैं, इनपुट, डिस्क्राइब, यूनिक, कॉलम्स, टेल, हेड, इससे आप डेटा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा डीपली देखेंगे पांडास को अभी। ठीक है, अभी हमने बेसिक देखा है पूरा, अब थोड़ा डेटा एनालिसिस के रिलेटेड देखेंगे। जैसे मैंने आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताया कि मेल फीमेल में स्पेलिंग मिस्टेक या स्पेस होगा, कॉलम में भी स्पेस होगा, अगर नंबर आपका स्ट्रिंग में होगा तो कैलकुलेशन। तो एक्चुअल में मैं डेटा सेट उसी टाइप का डेटा सेट लेके आता हूँ, उसको प्री प्रोसेस करके देखेंगे। हाँ, डेटा सेट अगर आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो अलग दिखता है, लेकिन एक्चुअल में होता है अलग। ठीक है, चलो।